गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट टाइम हमने मिल के बारे में काफ़ी पढ़ा था। और आज हम लोग इस सेक्शन में मेनली जो अपना हीट बैलेंस कैसे करते हैं, कंसेप्ट और ड्राइंग क्या होता है, वो आज हम लोग बेसिकली रॉमल में पढ़ेंगे। तो जब बेसिकली ड्राइंग का कंसेप्ट कंसेप्ट क्या होता है, ड्राइंग एयर रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ड्राइंग एयर का मतलब होता है कि जैसे कि जो हमारा जो फीड मॉइस्चर होता है मटेरियल में, जो मिल में हम लोग जो फीड फीड मॉइस्चर हम लोग जो डालते हैं, उस फीड मॉइस्चर को उड़ाने के लिए हमको कितनी मिनिमम हीट चाहिए होती है। तो जनरली वो डिपेंड करता है कि आप लोग इनपुट मॉइस्चर कितना होता है। जनरली वो रेडी करती है 800 to 1200 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ वाटर पे। तो उसको हम लोग एग्जैक्टली निकालेंगे कैसे, क्योंकि अगर आपका हीट आपका अगर आपका रॉ मटेरियल में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जो आप इनपुट हीट दोगे वो आपकी मैक्सिमम लगेगी। दूसरा ये रहता है कि जो ड्राइंग एरिया रिक्वायरमेंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है। अगर मान लो आपको कोई मिल डिज़ाइन करनी है और आपको ड्राइंग एरिया रिक्वायरमेंट निकालनी है, तो उसका क्या क्या मेथड होता है वो हम लोग आज अपना हाफ एन आवर के सेशन में समझेंगे। तो सबसे पहले जो ड्राइंग एरिया रिक्वायरमेंट किसी वीआरएम पे होती है वो डिपेंड करती है सेपरेटर लोडिंग के ऊपर। नाउ सेपरेटर लोडिंग का मैंने कंसेप्ट क्या बता दिया। सेपरेटर लोडिंग क्या होता है कि जैसे कि डस्ट मिल आउटलेट में जो का जो डस्ट लोडा होता है, तो उसका वो से कंसेप्ट होता है ग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर हमको कोई भी मिल डिजाइन करनी है, समझे, आप समझे कि समझ रहे हो कि मतलब जैसे कि कोई भी अगर आपको मिल डिजाइन करनी है तो उसका आपको वो सेपरेटर लोडिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपको ये पता चलेगा कि आपका मिल का फैन कितना डिजाइन होगा, और जितना आपका टीपीएच होगा उसके हिसाब से आपका फैन ऑटोमेटिकली डिपेंड करेगा। और दूसरा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फीड मॉइस्चर। तीसरा जो सेपरेटर लोडिंग का कंसेप्ट होता क्या है कि अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू हैंडल द मटेरियल फॉर सेपरेशन। मतलब कोई भी अगर आपको मिल डिजाइन करनी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या होती है, सेपरेटर लोडिंग। जो रॉ मिल के लिए जो वेरी करती है जनरली 590 टू 630 640 ग्राम पर मीटर क्यूब के लिए करती है। अगर मैं क्लिंकर मिल्स के लिए, सीमेंट मिल्स के लिए बीआरएम में बात करूँ तो वो 300 टू 320 ग्राम पर मीटर क्यूब करती है। अगर मैं कोल मिल के लिए बात करूँ तो वो भी 300 से 320 के आसपास ग्राम पर मीटर क्यूब इन केस ऑफ नॉर्मल कोल। पैट कोक में अगर हम लोग 250 260 अगर अचीव हो जाता है ग्राम पर मीटर क्यूब, वो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। तो ये सब ज़्यादा कंसेप्ट आ गया ड्राइंग एयर रिक्वायरमेंट का। अब कोई भी मिल का जो वॉल्यूम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ड्राइंग के ऊपर। ड्राइंग के ऊपर का मतलब है कि हमको अगर मान लो हीट देनी है, दूसरा सेपरेटर लोडिंग और तीसरा था नोजल वेलोसिटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग कोई मिल डिजाइन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है सेपरेटर लोडिंग भी रहता है और ड्राइंग होता है। ड्राइंग का मतलब होता है कि हम लोग कितने मॉइस्चर के लिए, कितने मटेरियल के मॉइस्चर के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। जैसे जैसे अगर मेरा मॉइस्चर इनपुट में बढ़ता जाएगा, तो जो इनपुट हीट होगी, जितनी इनपुट हीट होगी मेरे को उतना अवेलेबल मिलना चाहिए। मान के चलो अगर कोई फीड में मटेरियल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, आपका फीडर साइड तो आउटलेट टेम्परेचर उतना है ही नहीं, इतनी हीट है ही नहीं, तो आप वो मिल डिजाइन कर नहीं पाते। तो इसलिए जो ड्राइंग का कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपको मिल डिजाइन करने में। दूसरा कंसेप्ट आता है सेपरेटर लोडिंग का। सेपरेटर लोडिंग का मतलब है कि आपको जो मिल डिजाइन करनी है, आपको कितनी सेपरेटर लोडिंग पे रखनी है। तो जनरली कंसेप्ट मैंने बताया है कि जो सेपरेटर लोडिंग रहती है वो, तीसरा जो आता है नोजल वेलोसिटी। तो नोजल वेलोसिटी क्या है कि जनरली हम लोग कोई भी वेलोसिटी जो फिक्स करते हैं वो डिपेंडिंग करता है कि क्लिंकर मिल में कितना करना है, रॉ मिल में कितना करना है और कोल मिल में करना है। तो जनरली क्लिंकर मिल में हम लोग जो नोजल वेलोसिटी रखते हैं वो लगभग 45 टू 50 मीटर पर सेकेंड के आसपास रखते हैं। स्लैग के केस में ये 40 मीटर पर सेकेंड रहती है। और रॉ मिल में हम लोग जनरली 55 टू 60 मीटर पर सेकेंड रखते हैं। कोल मिल में कोई रीसर्कुलेशन नहीं होता तो हम लोग 60 मीटर पर सेकेंड रखते हैं। तो जब हम लोग कोई भी ड्राइंग एयर रिक्वायरमेंट रखते हैं तो हमको ये तीनों दो तीन कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द मिल फॉर ड्राइंग पर्पसेस। अब आता है कि एनर्जी बैलेंस का कंसेप्ट। कि एनर्जी बैलेंस जैसे कि हम लोग कोई भी अगर हमको एनर्जी बैलेंस करना है किसी भी वीआरएम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी जब हम लोग जब एनर्जी बैलेंस करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि हमारी सिस्टम बाउंड्री कौन सी है। तो इसमें मैंने ये सिस्टम बाउंड्री को डिफाइन कर दिया कि ये मेरी सिस्टम बाउंड्री है। तो इसमें मेरे क्या क्या इनपुट्स हैं, क्या क्या आउटपुट्स हैं, वो हमको पता होना चाहिए। तो जैसे वीआरएम में हम लोगों का ये वाटर स्प्रे कर रहे हैं, ये एक इनपुट हो गया।
दूसरा हम लोग फीड मटेरियल डाल रहे हैं, वो एक इनपुट हो गया। फीड के साथ जो मॉइस्चर आ रहा है वो इनपुट आ रहा है। जो मेल इनलेट गैसेस जा रही हैं वो इसकी इनपुट हो गई। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो जेट केजी पर आवर जो मेल इनलेट गैसेस आ रही है वो किससे आ रही है? रिसर्कुलेशन से आ रही है। और जो हॉट एयर गैसेस आ रही है एचजी से, वो आ रही हैं। आउटलेट में क्या जा रहा है? एक जो आपकी गैसेस जा रही हैं वो जा रही होंगी, प्लस जो प्रोडक्ट जा रहा होगा वो जा रहा होगा, प्लस जो वाटर के वेपर्स जा रहे होंगे जो कि गैसेस के साथ इंक्लूड होंगे। तो जब हम लोग कोई भी मटेरियल बैलेंस करते हैं तो हमको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है कि सिस्टम बाउंड्री के अक्रॉस इस वीआरएम में क्या क्या इनपुट है और क्या क्या आउटपुट है वो हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब जैसे कि अगर मैं ओवरऑल मास बैलेंस की, अगर कोई मुझसे पूछता है कि ओवरऑल मास बैलेंस कैसे करेंगे वीआरएम में, तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है? इनपुट क्या है? केजी पर मटेरियल। आउटपुट क्या है? केजी पर केजी मटेरियल। तो इनपुट में क्या है? फीड मॉइस्चर, रिसर्कुलेशन गैसेस और हॉट फ्लू गैसेस फ्रॉम एचजी, वाटर स्प्रे और फॉल्स एयर। तो गैसेस को मैं टोटल गैसेस नहीं मान सकता हूँ, रिसर्कुलेशन गैसेस प्लस गैसेस फ्रॉम एचएजी। ऐसे आउटपुट में क्या लूंगा मैं? मेरा आउटलेट गैसेस इंक्लूडिंग वाटर वेपर और प्रोडक्ट। तो ये मेरा ओवरऑल मास बैलेंस हो गया। जब मैं एनर्जी बैलेंस करता हूँ तो एनर्जी बैलेंस के लिए मुझे क्या क्या करना है ये मेरे को जनरल से फॉर्मेट में ये पता होना चाहिए। तो इनपुट एनर्जी जो मेरी होगी किलो कैलोरी पर आवर में, और जो मेरा आउटपुट एनर्जी होगी वो भी मेरी किस में होगी? किलो कैलोरी पर आवर में। तो इनपुट एनर्जी मेरे को कहाँ से मिलेगी? एक तो रॉ मटेरियल से मिलेगी, एक तो रिसर्कुलेशन गैसेस मिलेगी, सेंसिबल हीट ऑफ हॉट फ्लू गैसेस फ्रॉम एचएजी से मिलेगी, सेंसिबल हीट फ्रॉम वाटर स्प्रे से मिलेगी, सेंसिबल हीट फ्रॉम फॉल्स से मिलेगी, और हीट फ्रॉम मेन ड्राइव से मिलेगी। तो मेन जो मॉड्यूल है इसका वो है एनर्जी बैलेंस वीआरएम का। कई बार मेरे को बच्चों ने बोला है कि भाई सर आप बना के दीजिए। मैं अभी एक न्यूमेरिकल पे डिस्कस करूंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये न्यूमेरिकल कैसे करना है। आउटपुट में क्या मिलेगी? आउटलेट गैसेस, सेंसिबल हीट ऑफ और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। तो ये तो एक बेसिक सा फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए। अब आता है कि जो मैं निकालता हूँ, अगर मेरे को एचएजी से निकालनी है सेंसिबल हीट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स इंटू सी पी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस मेरा क्या होगा? गैस टेम्परेचर माइनस रेफरेंस टेम्परेचर। तो रेफरेंस टेम्परेचर जनरली हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले सकते हैं। अगर आपको एम्बियंट टेम्परेचर लेना है तो आप एम्बियंट टेम्परेचर भी रेफरेंस टेम्परेचर ले सकते हैं। सीपी आप ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी डी टी से निकाल सकते हैं, अगर पता एग्जैक्ट निकालनी है। अगर आपको वो लेनी है तो आप सीपी की वैल्यू नेट से भी देखकर ले सकते हैं। एक्स कितना है? ये कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल हम लोग केजी पर आवर में दे रहे हैं। सिमिलरली सेंसिबल हीट फ्रॉम रिसर्कुलेशन वाई इंटू सी पी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस ऐसे ही निकाला जाएंगे। वाई का जो फ्लो होगा केजी पर आवर में। सेंसिबल हीट फॉर वाटर, जो हम लोग वाटर स्प्रे करेंगे उसका कितना है। ऐसे सेंसिबल हीट फ्रॉम फीड रेट कितनी निकाली जाएगी। सेंसिबल हीट फ्रॉम मॉइस्चर, जो वाटर जो फीड के साथ मॉइस्चर होगा उसका कितना होगा। सेंसिबल हीट फ्रॉम फॉल्स एयर कितना होगा। इनपुट हीट फ्रॉम मेन ड्राइव, तो जो मेन ड्राइव होता है उससे भी हमको हीट मिलता है। तो ये ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जब ये देखेंगे वीडियो तो आप इसको एक नोटबुक में लिखते जाना। दूसरा मेरा जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट जो मेरे को मिलेगा वो है पी प्लस जी। पी प्लस जी, इसकी पी क्या है? मेरा प्रोडक्ट केजी पर आवर, और जी क्या है? मिल आउटलेट गैस फ्लो रेट। तो सेंसिबल हीट में को प्रोडक्ट की कैसे निकालूंगा? पी इंटू सी पी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। सेंसिबल हीट फ्रॉम हॉट गैसेस भी मेरा इससे निकल जाएगा जी। जी क्या है? मेरा फ्लो गैस, और ये है मेरा प्रोडक्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो मैं वाटर स्प्रे करूंगा तो वाटर पर सबसे पहले क्या होगा? जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो मेरा वाटर का टेम्परेचर था, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो वाटर होगा वो 25 से 100 जाएगा, और 100 से फिर वो वेपर में जाएगा। तो दो आपकी लगेगी, एक तो सेंसिबल हीट ऑफ वाटर लगेगी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगी। और सेंसिबल हीट फ्रॉम मॉइस्चर इंटू सीपी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब मैं दोनों के कर दूंगा, इनपुट और आउटपुट को इक्वल कर दूंगा, तो मुझे जो एक्स की जो वैल्यू होगी, जो इनपुट हीट जाएगी एचएजी से, वो मेरी निकल जाएगी। अब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। ये बड़ा न्यूमेरिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग भी क्या करना है, जब लोग करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेकर पहले खुद ट्राई करना है कि करना क्या है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखना। तो सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है वो हम लोग देखते हैं इस न्यूमेरिकल में। ये न्यूमेरिकल मैंने खुद ही बनाया है और कुछ सोच समझ के बनाया, सॉल्यूशन लिखा है। तो पहले देखते हैं कि बोल क्या रहा है। डिजाइन द नॉर्मल फैन विद अ कैपेसिटी ऑफ 300 टीपीएच। मतलब एक नॉर्मल फैन मेरे को डिजाइन करना है, इसकी जो मिल कैपेसिटी है 300 टीपीएच की है, और जिसमें मॉइस्चर कितना 8% है।
एक्सेप्टेबल सेपरेटर लोडिंग कितनी है, 630 ग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब जो मेरा जो मिल डिजाइन है वो कितने सेपरेटर लोडिंग के लिए डिजाइन है, 630 ग्राम पर मीटर क्यूब के लिए डिजाइन है। उसमें रॉ मिल का टीपीएच इतना। आल्सो कैलकुलेट द मिनिमम हीट रिक्वायरमेंट फॉर रिमूविंग द मॉइस्चर। तो उसने दो सवाल पूछे हैं, एक तो ये पूछ रहा है कि रॉ मिल फैन डिजाइन करना है, पहला सवाल तो उसने ये पूछा है। दूसरा ये कह रहा है कि मिनिमम हीट रिक्वायरमेंट चाहिए इस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। तीसरा वो ये कह रहा है कि आल्सो फाइंड द फ्लू गैस टेम्परेचर दैट इज कमिंग फ्रॉम द प्रीटर। मतलब वो ये कह रहा है कि जो फ्लू गैस टेम्परेचर आएगा, जो जो प्रीटर से हॉट गैसेस आएंगे, उनका टेम्परेचर कितना है। ओवरऑल इसने तीन सवाल पूछे हैं। पहला है कि फैन डिजाइन करना है, दूसरा पूछ रहा है कि हीट रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तीसरा होगा फ्लू गैस टेम्परेचर। एज्यूमिंग फॉल्स या अक्रॉस द रॉमिल साइक्लोन 5%, उसने फॉल्स या अक्रॉस रॉमिल साइक्लोन 5% भी दिया हुआ है। मेन ड्राइव लोड दिया हुआ है। रिसर्कुलेशन जो गैसेस दी गई हैं उसने एज्यूम किया है कि 70% ऑफ फैन इनलेट दिया है। और फॉल्स या अक्रॉस मिल जो दिया 10%। तो ये हमको जो गिवन दिए हैं वो दिए हैं हमें। तो आप सबसे पहले अगर इस न्यूमेरिकल को करोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि हाइट ऑफ द सी लेवल, तो हाइट ऑफ द सी लेवल 300 मीटर दिया गया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैसेस आपको दी गई है, डेंसिटी दी गई है। फैन डिजाइन कंडीशन किसमें किया है, 90 डिग्री पे आपने फैन डिजाइन किया है। करेक्टेड डेंसिटी कितनी दी गई, इतनी दी गई 0.90 केजी पर मीटर क्यूब पे आपको करेक्टेड डेंसिटी दी गई है। अब आता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ की रॉमिल भी दी गई है, प्रोडक्ट मॉइस्चर दिया गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया गया है, लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन। तो काफी चीजें आपको दी गई हैं और आपको कैसे करना है। तो जनरली इस इन तरह के सवाल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट हीट निकालनी है और आपको आउटपुट हीट निकालनी है, ठीक है ना, एनर्जी बैलेंस के लिए। लेकिन उससे पहले उसने क्या पूछा मुझसे, उसने पूछा है कि डिजाइन द रॉ मिल फैन विद द कैपेसिटी ऑफ 300 टीपीएच। तो बड़ा सिंपल सवाल है, उसने जब डस्ट लोडिंग दे दी गई, टीपीएच दी गई है, तो मैं सिंपल से अपना फैन को डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या है, 300 टीपीएच को मैंने 300 ग्राम इसमें कन्वर्ट कर दी ग्राम पर आवर में। डस्ट लोडिंग 630 ग्राम के लिए दी गया है, तो 630 ग्राम मटेरियल के लिए इतना मीटर क्यूब कैसे चाहिए, तो इतना इसने के लिए चाहिए। तो मेरा जो ओवरऑल फैन कितना आ गया, 4,74,000 मीटर क्यूब पर आवर। मतलब आपको इस न्यूमेरिकल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आपको कोई भी रॉमेल फैन डिजाइन करना है या किसी भी वीआरएम का फैन आपको डिजाइन करना है, तो आपको कंसेप्ट होना चाहिए, सेपरेटर लोडिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपको कितना सेपरेटर लोडिंग भी करना चाहिए। दूसरा ये है कि जनरली जो फैन और बैग हाउस का जो डिफरेंस रहता है, मान के चलो आपका आपको बैग हाउस डिजाइन करना फैन के हिसाब से, तो जनरली बैग हाउस जो होता है 5% कम होता है एज कंपेरिजन टू फैन। मान लो अगर फैन अगर 4,74,000 हो जाएगा, तो अगर मैं 0.95 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, बैग हाउस का वॉल्यूम हो जाएगा। दूसरा पूछा है कि हाउ टू कैलकुलेट द हीट रिक्वायरमेंट टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द मटेरियल। तो जो हमको जो मॉइस्चर है उसको निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट द हीट रिक्वायरमेंट टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम मटेरियल के लिए क्या करेंगे। तो हमारा जो प्रेजेंट मॉइस्चर कितना है, 0.08 इंटू 300 टीपीएच। मतलब 300 में से 8% मेरा मॉइस्चर है, तो वो कितना मॉइस्चर हो गया, 24 टीपीएच है। तो जब मैं 24 टीपीएच में से मैं करूंगा तो मेरे को प्रोडक्ट मॉइस्चर पड़ रहा है 1%। तो मेरे को टोटल मॉइस्चर कितना उड़ाना है, 21 टीपीएच उड़ाना है, ठीक है ना। तो जब 21 टीपीएच मेरे को उड़ाना है हमारा प्रोडक्ट मॉइस्चर, तो उसके लिए सॉरी इनपुट फीड मॉइस्चर, तो उसके लिए कितना हीट देना पड़ेगा वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका करना है। अब हमको क्या दिया हुआ है, जो फैन का जो गैस आउटलेट फ्लो दिया है 4,74,000, ये मतलब आपका फैन इनलेट फ्लो दिया है, ठीक है ना। आप आपको क्या दिया, डेंसिटी ऑफ गैसेस दी गई है, तो मास फ्लो रेट आउटलेट कितना निकाल दिया ये। जनरली क्या है कि अगर आपको गैस आउटलेट फ्लो निकालना है तो आप जो उसका केजी पर आवर है उससे आप निकालोगे डायरेक्टली 4,26,600। सेंसेबल हीट ऑफ फ्लू गैसेस एट मिल आउटलेट, तो मैंने अभी इसके अक्रॉस फॉल्सियर नहीं लिया, अगर आप फॉल्सियर भी माइनस कर दोगे तो ये और थोड़ा वैल्यू कम आएगी। मैंने इसको अभी कंसिडर किया नहीं, क्योंकि मैंने जो फॉल्सियर अक्रॉस साइक्लोन्स कितना लिखा, 5%। तो मैं तो ये जो 4,26,000 है, इसको अगर मैं 0.95 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो आपका जो वैल्यू एंड में जो रिजल्ट आएगा थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन ये मोटा मोटा ये भी आपका सही है। अब आता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट मिड आउटलेट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट मिड आउटलेट कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो मिल आउटलेट पे जो एनर्जी है वो निकाल रहे हैं। हम लोग बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं, जो मिल आउटलेट की जो एनर्जी है, जो हॉट गैसेस हैं, जो हीट है, उसकी हीट निकाल रहे हैं।
तो हीट जो आपका फ्लो था वो कितना था, 4,26,600 था, ठीक है ना। इंटू 0.23 इंटू 90 माइनस जीरो कर दिया, तो ओवरऑल मेरा कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया एम के एल पर आवर में, किस में आ गया, एम के एल पर आवर में। सिमिलरली जब मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड मिल आउटलेट निकालूंगा एम इंटू एल करके, तो एम इंटू एल करके जब मैंने निकाला 21 TPH, तो एल की वैल्यू कितनी है, 540 किलो कैलोरी पर केजी वाटर। तो इतना वाटर मेरे को एवोपरेट करना है, तो इतनी ये भी मेरी कहाँ आ जाएगी, मिल आउटलेट। तो ये जो मेरा सारा जो सिस्टम चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, आउटलेट पे चल रहा है। तो 11,348 MKL पर आवर में मेरी आ गई। अब मतलब ये मिलियन कैलोरी पर आवर है और वो भी मिलियन कैलोरी पर आवर है, ठीक है ना। तो जब आप करने बैठोगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आता है कि सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। तो सेंसिबल हीट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, क्योंकि जितना टेम्परेचर इनपुट जो वाटर का टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आउटलेट टेम्परेचर कितना था मिल्क का, 90, तो 90 माइनस 20 इंटू सीपीओ वाटर, और 21 TPH को मैंने कर दिया 2,000 इंटू सीपीओ वाटर, इतना कर दिया। तो ये आ गया 1365 MKL पर आवर। सिमिलरली जो सेंसिबल हीट ऑफ प्रोडक्ट आएगी, तो सेंसिबल हीट ऑफ प्रोडक्ट कितनी आएगी, 300 माइनस 21, मतलब आपका 8% मॉइस्चर था जिसमें 7% मॉइस्चर जो है वो आपका उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 300 माइनस 21 बचेगा। इसको इसमें आपको एक गलती जनरली लोग करेंगे कि 300 माइनस 24, तो आपका 8% मॉइस्चर नहीं उड़ेगा, आपका 7% मॉइस्चर उड़ेगा, 1% आपका किसमें रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा, इंटू सीपी इंटू 90 माइनस 0। आपका ओवरऑल एच जीरो क्या है, आपका रेफरेंस टेम्परेचर। तो इससे मेरी सेंसिबल हीट ऑफ प्रोडक्ट कितनी आ गई, 5348.43। तो अभी मैं जो निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ मैं, हीट आउटपुट निकाल रहा हूँ। अब मेरे को जो निकालनी होगी, अभी जो तक हमने जो निकाला है ये मेरा आउटपुट हीट का था, मैं इनपुट हीट निकालूंगा। तो इनपुट हीट फ्रॉम फीड मॉइस्चर मेरा कितना आ गया, 24 TPH। मेरा पानी था इंटू 1000, उसको वापस से इसमें कन्वर्ट करने के लिए 25 मैंने इतना 600 मिलियन किलो कैल पर आवर। इनपुट हीट फ्रॉम फीड भी मैंने ले लिया, जो फीड से मैं डालूंगा, फीड में मैं कितना था, 300 माइनस 24, तो 24 क्या था मेरा, पानी था। इनपुट हीट फ्रॉम मेन ड्राइव, तो 3300 इंटू 860 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी आ गया 2838 MKL पर आवर में। इनपुट हीट फ्रॉम फॉल्स एयर, तो सिस्टम में जो फॉल्स एयर आ रही है उसका भी मैंने ले लिया, तो 0.10 इंटू 4,26,600 kg पर आवर, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या आ गया। अब इसमें क्या है कि अगर आपको फॉल्सियर का अक्रॉस द मिल आपको दिया है 10%, तो जो आपका मिल आउटलेट में जो दिया था इसमें आप वो जीरो एग्जैक्ट करने के लिए आपको 0.10 इंटू 4,26,000 इंटू 0.95 आएगा, जो कि मैंने बताया था आपको। तो ओवरऑल इनपुट हीट जो आ गई फॉल्सियर से इतनी आ गई। तो ये आपकी इनपुट हीट आ गई। अब जब हम लोग एनर्जी बैलेंस करेंगे, तो एनर्जी बैलेंस में हम क्या करेंगे, हम लोग ये बैलेंस करेंगे कि हमारा आउटपुट हीट जो होनी चाहिए वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इनपुट हीट के लिए। तो आउटपुट हीट जितनी भी आई सबको हम लोग ऐड कर देंगे। सिमिलरली जो भी इनपुट हीट में जितनी भी आई ऐड करके प्लस हॉट गैसेस एट मिल इनलेट, हम लोग क्या करेंगे, हॉट गैसेस एट मिल इनलेट। अब इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट अपना होता है। तो जब हम लोगों को इनपुट हीट आ गई, ठीक है ना, इनपुट हीट माइनस आउटपुट करेंगे, तो मेरे पास क्या आ गई, हॉट गैसेज एंड मिलीनेट कितनी आ गई, 21,744। ये जो वैल्यू आई, मतलब आपको मैं दोबारा से दिखाता हूँ इसमें से डायग्राम में से, ये वाली जो जेड की वैल्यू आई वो आई 21,704। अभी मेरा ये वाला पार्ट नहीं हुआ है कि एक्स प्लस वाई से जो आएगा वो भी मेरे को आगे करना पड़ेगा, लेकिन अभी वो जेड कितना आ गया, जेड जो मेरे पास आ गया, जो टोटल गैसेज जा रही है मेरी, वो जा रही हैं 21,774 मिलियन किलो कैल, ये सॉरी मेगा किलो कैल पर आवर। अब क्या किया कि मैंने इसको डिवाइड कर दिया 21 इंटू 1000 से। 21 इंटू 1000 क्या हो गया, मैंने जो 21 TPA जो वाटर था उसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, केजी में हो गया। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब मेरे को 1 kg वाटर को मैं उड़ाने के लिए मुझे कितना पानी चाहिए, 10 पैंतीस। तो जो मैंने शुरू में आपको बोला था कि जब जनरली हम लोग वीआरएम में जो मॉइस्चर उड़ाते हैं तो हमारी जो वैल्यू वेरी करती है 800 से लेकर 1200 किलो कैलोरी पर केजी वाटर पर करती है, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट मॉइस्चर, ठीक है ना। आप पानी कितना चला रहे हैं, वाटर स्प्रे कितना कर रहे हैं, और आपका फीड में कितना मॉइस्चर है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन मेरी आ गई 10,010,35 किलो कैल पर
केजी वाटर। तो इतना मैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर आपसे कोई पूछेगा हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे निकालते हैं, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन का इस तरीके से प्रोसेसर होता है। अब इसमें जो दूसरी चीज आई है कि अब पार्ट भी जो सॉल्यूशन का है वो कहता है कि मिल इनलेट गैसेस। मिल इनलेट गैसेस में क्या होती है, एक तो प्रीहीटर गैसेस आ रही है प्लस रीसर्कुलेशन। अगर मान लो मैं क्लिंकर मिल के लिए करता हूँ, अगर मैं को एचएजी से चला रहा हूँ, तो यहाँ पर एचएजी गैसेस आएंगी प्लस रीसर्कुलेशन गैसेस आएंगी। अब मुझे क्या कह रहा है कि जो रीसर्कुलेशन गैसेस होती हैं, रीसर्कुलेशन गैसेस क्या होती हैं, वो 70% ऑफ फैन इनलेट है। क्या है आपकी, फैन इनलेट के 70% है। और मिल इनलेट गैसेस टेम्परेचर मेरे को कितना दिया, 180 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। तो आपका जो हीट दी गई है फ्लू गैसेस से वो दी गई है, और एम इंटू सी पी, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 5,25,210 kg/h। मतलब आपको हीट दी गई है, आपको टेम्परेचर दिया गया है जो इनलेट का जो जो कॉमन टेम्परेचर। तो इससे आपका ये पता चल गया है कि आपकी जो फ्लू गैसेस की जो क्वांटिटी कितनी है। अब अपने को फैन इनलेट पता है, ठीक है ना। तो फैन इनलेट 1.05 इंटू 4,26,600। रीसर्कुलेशन मेरा कितना हो गया, 0.70 इंटू 1.05 इंटू 4,26,000। तो ये मेरे को क्या दिया, रिसर्कुलेशन कैसे, 70% ऑफ फैन इनलेट। और फैन इनलेट मैंने लिया क्योंकि मैंने 5% फॉइल सर कंसिडर किया है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि 4,36,600। तो अब क्या है कि 4.05 इंटू 4,26,600, तो रिसर्कुलेशन आ गया 3,13,551 kg/h। जो प्रीटर गैसेस मेरी कितनी आ गई, 5,25,000 माइनस 3,13,551, तो 2,11,659। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल दिया, प्रीहेटर गैसेस निकाली। तो जो शुरू में हमने जो निकाला था 4,26,600, वो कहाँ था, हमारा मिल का आउटलेट था। अगर हमको फैन का इनलेट निकालना तो फैन इनलेट पे आपको 5% फॉल्सियर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट हो गया। अब आगे क्या कह रहा है वो, कि रिसर्कुलेशन हीट कितनी होगी, प्रीहीटर कितनी हीट कितनी होगी। तो आप देखो, मेन इनलेट गैसेस, प्रीहीटर गैसेस प्लस रिसर्कुलेशन, तो टोटल जो हीट थी, टोटल हीट थी रिसर्कुलेशन की इतनी है, ठीक है ना। तो प्रीहीटर की कितनी होगी आपकी, तो प्रीहीटर के लिए टोटल माइनस, अगर मैं रिसर्कुलेशन कर दूंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, प्रीहीटर की हीट आ गई। तो टेम्परेचर फ्रॉम प्रीहीटर कितना आ जाएगा मेरे पास, प्रीहीटर की हीट पता है, प्रीहीटर का मास पता है, तो टेम्परेचर कितना आ गया, 313 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कंसेप्ट पता है मास बैलेंस का, तो इसमें बिल्कुल मैं दोबारा से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, थोड़ा न्यूमेरिकल क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊं, तो सिंपल सा तरीका है कि ये रॉमेल फैन है हमारा 300 TPH की कैपेसिटी का, जिसमें 8% मॉइस्चर के लिए डिजाइन किया है, और एक्सेप्टेबल सेपरेटर लोडिंग इतना दी गया है। तो उसने ये पूछा है कि आपको फैन डिजाइन करना है, ठीक है ना। दूसरा उसने पूछा है कि कितना हीट रिक्वायरमेंट होगा कि मेरा मॉइस्चर है वो उड़ जाए। तीसरा पूछा है कि फ्लू गैस टेम्परेचर जो आएगा प्रीटर से वो निकालना है, ठीक है ना। तो अब हाइट अबव द सी लेवल दिया है, स्पेसिफिक हीट दिया गया, डेंसिटी दिया गया है, फैन डिजाइन कंडीशन दी गई, करेक्टेड डेंसिटी दी गई है, ठीक है ना। अब ये हमको सारे गिवन दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले करके ये निकाला, तो इससे जो 4,70,000 मीटर की पर आवर निकला, ये मिल आउटलेट का फ्लो निकला, ये फैन का निकला है। फैन का निकालने के लिए आपको किससे करना पड़ेगा, 1.05 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अप्रोक्सीमेटली आपका, इसको केजी पर आवर में आप कन्वर्ट कर देना, केजी पर आवर में कन्वर्ट करके इसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका फैन का भी वॉल्यूम आ जाएगा मोटा मोटा। उसके बाद हमारा जो प्रेजेंट मॉइस्चर था 0.08 इंटू 300 इंटू 24 TPH, वो हमारा आ गया। उसके बाद हमने हीट आउटपुट निकाला, तो गैस आउटलेट फ्लो मेरे को पता था, डेंसिटी पता थी, तो मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, केजी पर आवर में। फिर जो सेंसिबल हीट ऑफ फ्लू गैस एंड मिल आउटलेट में मैंने कैसे निकाल दिया, मिलियन, ये सॉरी, एम के एल मतलब ये हो गया आपका मेगा किलो कैलोरी पर आवर में, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली जो वाटर आपको पड़ेगा, तो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने निकाली, ठीक है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए क्या होता है, एम इंटू एल आपका जो फॉर्मूला होता है। तो एम इंटू एल के लिए क्या होता है कि मास कितना हमारा बढ़ेगा, 300 का 21 TPH निकालते, 21 इंटू 1000 इंटू 440, ये हमने निकाला। फिर तीसरा हमने क्या किया, सेंसिबल हीट ऑफ वाटर, जो वाटर की सेंसिबल हीट थी, क्योंकि जब पानी जाएगा तो पानी पहले गर्म होगा, 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाए, 90 के बाद उसका वेपर चेंज होगा। फिर हमने निकाला कि सेंसिबल हीट ऑफ प्रोडक्ट हमारी कितनी होगी। ये मेरा हो गया हीट आउटपुट। इनपुट हीट के लिए मैंने क्या किया, इनपुट हीट के लिए फीड मॉइस्चर ले लिया, ठीक है ना।
इनपुट हीट फ्रॉम फीड ले लिया, इनपुट हीट फ्रॉम मेन ड्राइव ले लिया, इनपुट फ्रॉम वॉल से ले लिया, तो ये मैंने वापस से किया। उसके बाद आउटपुट हीट और इनपुट हीट को मैंने इक्वल कर दिया, तो उससे मेरे को क्या मिल गई, जो मेरी इनलेट गैसेस जा रही वो मिल गई। उसका कितना है, 21,744 मेगा कैलोरी पर आवर। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन मेरी कितनी आ गई, 1035 किलो कैलोरी पर केजी वाटर। अब पार्ट बी में मेरे को जो दिया है कि मेन इनलेट गैसेस क्या होगी, प्रीटर गैसेस प्लस रीसर्कुलेशन गैसेस होगी। तो रीसर्कुलेशन गैसेस कितनी होगी, 70% ऑफ फैन इनलेट। मेन इनलेट गैसेस टेम्परेचर कितना दिया है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट ऑफ फ्लू गैसेस मेरी कितनी होगी, मा एम इंटू सीपी डेंसिटी से मेरे को टोटल जो मा एम है जो मिल इनलेट के अंदर जा रहा है वो मेरे को निकल गया। फैन इनलेट मुझे पता है, तो रीसर्कुलेशन मेरे को क्या है, मेरा रीसर्कुलेशन जो है 70% ऑफ फैन इनलेट है, तो मेरा रीसर्कुलेशन में निकल गया। मेरे को जब मिल इनलेट पता है, रीसर्कुलेशन पता है, तो जो प्री हीटर से हॉट गैसेस आ रही हैं उसका मेरे को 2,11,659 kg पर आवर वो मेरे को पता चल गया। तो रिसर्कुलेशन हीट जो हो गई वो इतनी है, और प्रीहीटर हीट है। तो जनरली हम लोग जब मिल डिजाइन करते हैं तो हमारी रिसर्कुलेशन हीट ज्यादा ही रहती है एज कम्पेरिजन टू वो। अब जितना जितना आपका मॉइस्चर बढ़ता जाएगा तो आपका जो प्रीहीटर की जो हीट है वो बढ़ती जाएगी। तो टेम्परेचर फ्रॉम प्रीहीटर वो पता चल गया, इतना मास है, तो मेरा टेम्परेचर कितना आ गया, 313 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रीहीटर का आउटलेट टेम्परेचर एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 313 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। तो ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो हमारा क्या है कि जो मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और आपका जो की पॉइंट है जो मिनिमम टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा मिनिमम टेम्परेचर कितना आ गया, 313 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। और हमारा को जो हीट चाहिए वो कितनी चाहिए, 1524। तो ये न्यूमेरिकल में आप पहले गो थ्रू कीजिए, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में डालिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कई आजकल टाइम नहीं मिलता, तो भी टाइम मैं निकाल के आप लोगों को अपना टाइम देता हूँ, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करिएगा। आज के लिए इतना ही, और बस ये है।